मैं डॉक्टर लक्ष्मण, आप सबसे पहले तो एक भाई सार्वजनिक रूप से आपसे एक ये माफी मांग लूं कि जिस समय आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिस तरह से हटाया गया, उस समय मैं शो करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन बहुत से लोगों से पूछा, और मुझे हरदम ये लगता है कि हम सब लोगों के बीच आप ही एक शिक्षक हैं। हमारे लिए तो आप प्रोफेसर लक्ष्मण ही रहेंगे। और उसका कारण मैं एक नहीं, मैंने ऐसे तमाम शिक्षकों को आपके प्रति ये इस चिंता में देखा। मैं एक दो नाम भी ले लूंगा। एक एक प्रोफेसर अजीत झा है, वो आप जानते होंगे, बहुत सीनियर हैं, रिटायर हो चुके हैं। हम लोग सेवाग्राम में मिले तो वो इसके बारे में बहुत व्यथित थे। वो कह रहे थे कि भाई अब यूनिवर्सिटी का तो अजीब बुरा हाल हो गया है। और उस समय जो आपने एक यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बातें कही थी कि किस किस तरह से मतलब शिक्षकों का शोषण होता है, मेरे लिए ताज्जुब की बात थी कि वो 6-6 महीने या एक साल का मतलब जिसको कहना नहीं चाहिए शिक्षक को, अगर हम इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं तो क्या हम इस देश से उम्मीद कर सकते हैं। तो पहले तो भाई वो हम सब लोग आपके साथ हैं। और मुझे हरदम लगता है प्रोफेसर लक्ष्मण कि अगर आप वहां से हटते हैं तो शायद आप किसी बड़े मकसद के लिए कुछ ऐसा हुआ है कि आपको किसी बड़े मकसद के लिए ईश्वर, क्योंकि मैं ईश्वर को मानता हूं, वहां से वो हुआ है। अब डॉक्टर लक्ष्मण, मुझे एक दो चीजें जरा समझाइए। एक बड़ी बारी बात ये हो रही थी कि नीतीश जी अगर कन्वीनर बनते हैं तो आज जो एक तो हिंदी पट्टी के आ जाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, एक पढ़ा लिखा बिल्कुल चेहरा, एक इंजीनियर आदमी। तीसरा, जो उनके बारे में कहा जा रहा था कि मंडल का जो फेस हो सकते हैं वो नीतीश जी हो सकते हैं। मंडल का फेस कई लोगों का मानना यह है कि खड़गे जी नहीं हो सकते हैं। तो एक तो थोड़ा आपके इस उस पर भी मैं चाहूंगा, क्योंकि ये जो भी जाति जनगणना की बात शुरू हुई थी वो प्रोपोगेट की थी नीतीश जी ने ही। बाद में राहुल गांधी जी ने भी उसको लिया है, उसके पीछे खड़े हैं। तो इन इन सारी चीजों को लेके नीतीश जी का कन्वीनर पद पे न रहना क्या इलेक्टोरली थोड़ा सा मुश्किल करेगा हिंदी पट्टी में वोटों को, और बीजेपी को एडवांटेज होगी इसकी? शुक्रिया आनंद वर्धन दा। और चूंकि सबसे पहले आपने शुरुआत उसकी कर दी तो एक आधा मिनट उस पर बस ले लेता नहीं हूँ। नहीं, आधा नहीं, आप 1 मिनट, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है, इलेक्शन आते जाते रहेंगे। जो हमारे जो बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है, वो शायद इस इलेक्शन से ज्यादा अहम है। आप बिल्कुल ठीक से उसको। बिल्कुल, मैं उसके लिए बस यही कहूँगा, देश भर के लोगों ने, जैसे आपने, आप जैसे तमाम लोगों ने जो संविधान में यकीन रखते हैं, इंसानियत को मानते हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम किसी विचारधारा, पार्टी या इस सब से ऊपर किसी देश के विश्वविद्यालय होने चाहिए, प्रोफेसर्स होने चाहिए। उन सब का मुझे साथ मिला, उन सब के साथ आपको भी शुक्रिया कहूँगा, हालाँकि शुक्रिया बहुत औपचारिक सा लगेगा। लेकिन वाक़ई जो मेरे साथ हुआ वो एक तो निजी बात हो गई कि 14 साल आप जिस कॉलेज में पढ़ाए हो, 14 बैच आपने पढ़ाया हो, आप मेरिट में एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में 100 में 96 नंबर रखते हो, मतलब आपसे ज़्यादा उस बोर्ड में किसी के पास नंबर ना हो। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर ऑफ द बैच हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो। इन सब को किनारे करके इंटरव्यू बोर्ड में फाइनल डिसीजन के वक्त सीधे एक लाइन बोली जाए कि हमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव को इस सिस्टम से बाहर करना है। और बोर्ड के मेंबर्स पूछते हैं कि नहीं भाई ऐसा क्यों? तो जो ताकतवर लोग हैं, जो चेयरमैन है बोर्ड के, वो कहते हैं कि ये ऊपर से आदेश आया है और ये हमें हमें हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोग विश्वविद्यालय में हों। लेकिन ये अगर हो रहा है और इसी के खिलाफ मैंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, बोली हैं, और मैंने एक किताब भी अपने इस पूरे 14 साल के सफर पर लिखी है जिसका नाम ही है ठेके पर प्रोफेसर। संभवतः अगले महीने मैं उसे लाने में कामयाब हो जाऊं। तो असल में हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम विश्वविद्यालय सिस्टम के भीतर रहे और हमने अपनी आंखों से इन्हें बर्बाद होते देखा है, तो ये बात कम से कम देश के सामने रख दें कि आपके देश के विश्वविद्यालय अब एक पार्टी, एक विचारधारा के अड्डे बन रहे हैं, उनके कैंपस प्लेसमेंट सेंटर बन गए हैं, और जो उनसे थोड़ी भी असहमति रखता है अब उन्हें वो बाहर कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, सारे लोग आरएसएस से भर गए हैं। तो ये देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इसलिए ये पूरा सवाल मैंने एक मुहिम की तरह उठाया और मैंने एक शेर बार-बार पढ़ा है कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। तो ये मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ये कोई
बड़ी चीज़ नहीं है। हालाँकि मैं जानता हूँ कि इसके बाद मेरा अकादमिक करियर खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन कक्षाओं का प्रोफ़ेसर नहीं रहेंगे, लेकिन जनता के बीच रहेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएँगे और लिखेंगे, पढ़ेंगे। ये इसलिए पूरी लड़ाई लड़ी है और आगे जब भी मौका मिलेगा इस पर विस्तार से बात कहते रहेंगे। लौटते हैं आपके सवाल पर, चूँकि आज की मैं बात डॉक्टर थी। डॉक्टर साहब, मैं एक बात इसलिए पूछ लूं क्योंकि मौका इस समय है। 14 साल में आपको कितने महीने का एक बार वो मिलता था कि आप इतने महीने के लिए प्रोफेसर हैं, फिर वो जरा बता दीजिए। ये आनंद सर, डीयू में एक सिस्टम बना है। मंडल पर आएंगे हम लोग अभी। तो जब से मंडल आयोग पार्ट 2 लागू हुआ, तब से जी। दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 10,000 प्रोफेसर स्कूल पोस्ट है। उसमें से लगभग 5,000 पोस्ट पर एडहॉक रख दिए गए और वो 4-4 महीने के पेपर उनको उनका नियुक्ति पत्र मिलता है 4 महीने का। तो 14 साल में मुझे 40 बार इसी विश्वविद्यालय ने लेटर दिया है कंटिन्यूएशन का। 40 बार, 14 बैच पढ़ाए हैं, इसका मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। और लगभग साढ़े 4 मिनट के इंटरव्यू के बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमें आपको नहीं रखना है। तो ये सिस्टम बहुत बुरा हो गया जिसमें इंटरव्यू में सारी चीज़ें बन गई हैं। तो 4 महीने की पोस्ट, हमारी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की होती है। हमें सैलरी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की मिलती है। हमें सारा काम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का मिलता है। लेकिन असल में हम ठेके पर थे। और अचानक जब परमानेंट करना हुआ तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास रीढ़ ना हो, एक विचारधारा हो जो सरकार की विचारधारा है। अगर आप उससे असहमत हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा। मेरी किताब में बहुत सारे किस्से हैं, उसमें एक किस्सा मैं बस बता दूं कि एक हमारे साथी हैं, 5-7 साल पहले वो जेएनयू में जब हुआ करते थे तो प्रगतिशील हुआ करते थे। बाद में उन्हें लगा कि ऐसे तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी के लिए तो उनकी शरण में जाना होगा। 5-6 साल बहुत अच्छी शाखा लगाते थे, सब कुछ करते थे। जब परमानेंट होना हुआ तो उनका 5-6 साल पहले का जेएनयू का पर्चा मिल गया और उनको भी निकाल दिया। तो बहुत सारे लोग उनकी शरण में जाके भी परमानेंट नहीं हुए। तो बहुत बुरा वक़्त है विश्वविद्यालयों के लिहाज से। मैं तो डॉक्टर लक्ष्मण, मैं ऐड कर दूं क्योंकि आपने एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम लिया और उत्तर प्रदेश से जो भी आ रहा है उसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय अल्टीमेट होता था, खास करके सिविल सर्विसेज। मैं सिर्फ अपने दर्शकों को बता दूं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वर्तमान वीसी संगीता श्रीवास्तव जी हैं, वो पत्नी हैं जस्टिस विजय नाथ की, नहीं जस्टिस कौन नाथ साहब, जस्टिस नाथ की पत्नी है। जस्टिस नाथ अब सीजीआई बनेंगे, उस लिस्ट में हैं। संगीता जी होम साइंस की टीचर हैं, मूल रूप से वीसी बन गई हैं। 2 साल पहले इन्होंने जब ये वीसी बनी, उसके 3-4 महीने बाद ही इन्होंने लिखित शिकायत की कि अजान होती है तो इससे मुझे नींद में खलल पड़ता है। मैं सिर्फ इसको इस रेफरेंस के लिए छोड़ दिया है कि कभी इसको आज से 2-4-5 साल बाद कभी अगर आर्काइव में आएगा तो ये रहेगा कि इस देश में एक वीसी को वीसी बनने के बाद उनको अजान से खलल पड़ता था। माफ कीजिएगा डॉक्टर लक्ष्मण, अब हम लोग वापस चूँकि इंडिया अलायंस पे आ जाएं, जो मूल नहीं, बात। आ जाएँगे, लेकिन अब आपने चूँकि रख दिया तो एक किस्सा जोड़ दूँ, चूँकि खंगाला जाएगा तो ये भी मिलेगा। जी। बीएचयू के वीसी थे, उनका अखबार में बयान छपा था कि मैंने करोड़ों रुपए, मतलब उनके ऊपर आरोप लगा कि आपने करोड़ों रुपए लेकर नौकरी ली है। उनके बच्चे ने डिग्री कॉलेज बनाए और वो अखबार बहुत छोटी-सी खबर थी कि जितना पैसा चूँकि वहाँ तक पहुँचाना था वो नहीं पहुँचा पाए, इसलिए उनको भ्रष्टाचार में फँसा दिया गया। तो देश के कुलपतियों की बहुत विडंबना बहुत गज़ब की है। बहरहाल हम इंडिया अलायंस पर आते हैं और निश्चित रूप से आपने जो सवाल पूछा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि 2014 का 24 का चुनाव 14 के चुनाव से बहुत मुख्तलिफ है। 24 के चुनाव के सामने जब राम मंदिर जैसा एक केंद्रीय मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ? बिल्कुल उनके हाथ में है, उनके साथ है। वो सब कुछ चाहते हैं कि मंदिर के नाम पर चुनाव हो। ये उनका सबसे प्रिय ग्राउंड है। इसके सामने वैचारिक रूप से भी अगर एक पॉलिटिकल चुनौती बन सकती थी, तो वो मंडल बन सकती थी। मंदिर बनाम मंडल। असल में ये 30 साल पुरानी लड़ाई है। जब मंडल आंदोलन की एक सिफारिश लागू हुई, तो उसके तुरंत बाद कमंडल आंदोलन बहुत तेज हुआ। हालाँकि मस्जिद पर हमला करके उसका विध्वंस करने के बाद, जो कि बड़ी घटना थी आज़ाद भारत में, बीजेपी को उसका लाभ नहीं मिला था। वो मिले मुलायम कांशीराम और हवा हो गए उनका पूरा पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव। 30 साल बाद आज आपके देश के सामने अगर आप ये सोचते हैं कि महँगाई, बेरोज़गारी या महिलाओं पर अत्याचार, इस तरह के मुद्दों पर ख़ासकर उत्तर भारत की एक मेजॉरिटी वोट देगी, तो मुझे लगता है ये नहीं होने वाला।
धर्म के नाम पर निश्चित रूप से हावी होकर के लोग वोट देंगे। ऐसे वक्त में अगर नीतीश कुमार या इंडिया गठबंधन जब वो तय कर रहा था कि जाति जनगणना होगी, जाति जनगणना होनी चाहिए, राहुल गांधी ये पूछते हैं कि भाई 100 रुपए में से 5 रुपए का ही हिसाब आप ओबीसी रख रहे हैं, 1 रुपए का दलित और आदिवासी रख रहे हैं, तो देश कौन चला रहा है? प्रोफेसर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। बिहार ने आजादी के बाद पहली बार किसी राज्य ने जाति जनगणना कराई, आंकड़े सार्वजनिक किए, आर्थिक आंकड़े सार्वजनिक किए, आरक्षण की सीमा, भूमिहीनों को भूमि देना शुरू करने जा रहे हैं वो इसी महीने के आखिर से, 25-25 डेसिमल से लेकर के ज्यादा जमीनें देंगे। 2-2 लाख रुपए उन लोगों को देंगे जिनके पास घर नहीं है। यानी जाति जनगणना केवल जातियों का हित नहीं, वो एक मुकम्मल दस्तावेज बन रहा था। ऐसे वक्त में मुझे इस बात से बिल्कुल ना इत्तेफाकी नहीं है कि नीतीश कुमार अगर होते तो लड़ाई का स्वरूप बिल्कुल अलग होता। 3 वजह बस गिना देता हूं, फिर हम लोग अगले राउंड में बात करेंगे। पहली वजह, नीतीश कुमार वाकई उत्तर भारत के हैं और उत्तर भारत की ये जो पूरी बेल्ट है, वहीं बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है। उसी इलाके में अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों है। उसी इलाके में उनके धर्म की राजनीति का प्रभाव ज्यादा है। नीतीश कुमार उसी इलाके को एक दूसरे विमर्श के साथ चैलेंज देते। एक पिच हिंदुत्व की है, उससे हट करके अलग पिच पर वोटिंग पैटर्न के लिए ग्राउंड तैयार होता। नंबर 2 ये कि जिस ओबीसी पहचान को लेकर के नरेंद्र मोदी लगातार हावी हैं, उस ओबीसी के लगभग 60% वोटर में से 35 से 40% अति पिछड़ा समुदाय जो आज की तारीख में बीजेपी को वोट दे रहा है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उस ओबीसी वोट बैंक में अगर 10 से 15% सेंध भी लगाने में कामयाब हो जाते अपनी ओबीसी पहचान और मंडल वाली राजनीति से, तो ये बीजेपी के सामने एक बड़ा डेंजर होता। तीसरी और सबसे आखिर की वजह, बाकी चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार या इंडिया अलायंस अगर अल्टरनेट नैरेटिव की तरह से धर्म पर हमला किए बिना अपने एजेंडे में इन बुनियादी विषयों को साथ में रखेगा, तो उस एजेंडे के चेहरे के रूप में नीतीश कुमार एक अनुभवी, एक साफ बेदाग कह सकते हैं, और उनके घर में रहकर कुछ दिन उनका अनुभव लेकर के आए हुए नेता मालूम पड़ेंगे। तो इन सब लिहाज से नीतीश कुमार और मायावती जी, दो लोग मुझे लगता है बहुत परफेक्ट हैं। अब इन दोनों को कैसे आप साध पाएंगे, और अगर इन दोनों को नहीं साध पाएंगे तो यूपी बिहार में मुश्किल होगी और उसके बाद तो फिर कुछ बचेगा नहीं। शुक्रिया। मैं डॉक्टर लक्ष्मण, ये जो कांग्रेस ने कहा कि भाई मैं भाजपा के इवेंट में 22 तारीख को नहीं जाऊंगा और हमारे जो इंडिविजुअली कोई जाना जब चाहे वो तब जा सकता है, ये एक ठीक स्टैंड था, क्योंकि अब ये विचारधारा की बात है। हो सकता है कि जो ये एक नया टर्म चला था सॉफ्ट हिंदुत्व, मुझे सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं समझ में आता है। भाई मैं तो हिंदू हूं ही, उसमें सॉफ्ट और हार्ड क्या है, जो हिंदू हूं। ये शायद लड़ाई लंबी हो सकती है। हो सकता है वोट की दृष्टि से मोदी जी 22 तारीख को इतना तूफान खड़ा कर देंगे, सब लोग राम 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 करने लगे। लेकिन बीजेपी का, अरे कांग्रेस का ये स्टैंड बहुत दिनों बाद, शायद नेहरू जी के बाद पहली बार क्लियरली उसने कहा है कि हम इस तरह के आयोजन में बीजेपी के नहीं जा रहे हैं। इस पे एक छोटी टिप्पणी आपसे करके फिर खत्म कर। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अभी ये साफ तौर पर इस देश को संदेश दिया जा रहा है कि राम मंदिर जो बन रहा है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से बन रहा है। कोई अभी इस बारीकी में नहीं जाता कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बन रहा है, या मतलब लोग, ये बीजेपी वाले भी इसको काउंटर नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा है, हमारे फेवर में जा रहा है। 30 साल की मेहनत जो सीधी-सीधी है और आरएसएस की लगभग 100 साल की मेहनत, तो इसका ये एक शुद्ध रूप से पॉलिटिकल बात है। लालकृष्ण आडवाणी ने उत्तर प्रदेश की रैली में बोला था और सुषमा स्वराज ने मध्य प्रदेश में जाकर साफ बोला था कि ये जो रथ यात्रा है या मंदिर आंदोलन है, ये बीजेपी के लिए एक इवेंट है और इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। कांग्रेस ने बीच में कई गलतियां की, मतलब 48 में कैसे मूर्ति कब प्रकट हुई, बहुत पुरानी बात हो गई। फिर ताला खुलवाना, वो एक चीजें हो गई। कमलनाथ उसकी क्रेडिट लेना चाह रहे थे, लेकिन कमलनाथ नहीं ले पाए वो क्रेडिट। इसका मतलब ये कि आज की तारीख में यह इस देश को संदेश देना बहुत जरूरी था कि एक पॉलिटिकल चीज है। जो संदेश चार चार शंकराचार्य दे रहे हैं, जो धर्मगुरु कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है, तो राजनीतिक दलों को शुद्ध रूप से राजनीतिक निर्णय लेना था। जो निर्णय शायद आज ही खबर आ रही है कि मायावती जी के पास भी गया, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे।
अखिलेश यादव बार-बार उसको घुमा रहे हैं जो उनकी आदत है, लेकिन वो भी नहीं जाएँगे, ये बात भी सबको तय है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम तो मणिपुर संजय राउत ने कहा मणिपुर जाएँगे। उद्धव ने कहा कि हम तो राष्ट्रपति को बुलाएँगे कि आरती करिए, हम बाद में जाएँगे। लेकिन इस पॉलिटिकल इवेंट को पॉलिटिकल है, ये मैसेज देश में जाना चाहिए और मुझे लगता है कांग्रेस जो थोड़ी-थोड़ी बदल रही है, जो थोड़ी राहुल गांधी की वजह से बदल रही है, थोड़ी-सी मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से बदल रही है, वो कांग्रेस पता नहीं भीतर से कितनी बदल पाएगी नहीं पता, लेकिन ये जो बदलाव है, ये वाकई एक पॉलिटिकल बदलाव है और इस बदलाव के लिए कांग्रेस को बधाई देनी चाहिए। सोमनाथ मंदिर बन रहा था, जवाहरलाल नेहरू नहीं गए कि मैं प्रधानमंत्री हूं, नहीं जाऊंगा। आज तो प्रधानमंत्री ही जा रहे हैं मंदिर का उद्घाटन करने। लेकिन ऐसे वक्त में कांग्रेस को जो पॉलिटिकल स्टैंड लेना था और क्लियर वो पॉलिटिकल स्टैंड लिया है, मुझे लगता है इसका एक अच्छा मैसेज आएगा। जी।